हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। आप देख सकते हैं सामने। इस चैप्टर में हम लोग लाइफ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ एक्चुअली में है क्या। एलिमेंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे लाइफ को डिफ़ाइन करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से, क्या कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, या क्लासीफाई नहीं, डिफरेंट आइडेंटिफाई किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद फिर हम देखेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में कितने ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या लिविंग डाइवर्सिटी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिविंग डाइवर्सिटी के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ताकि बेहतर स्टडी कर सकें, और उस क्लासिफिकेशन की क्या क्या हिस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से लोगों ने कब कब क्लासिफिकेशन किया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें मदद मिलती है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज़म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि लाइफ की डिफिनीशन दी हुई है। लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो इसमें जो टर्म आया है यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं बता दूं कि मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं और बायो मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो जब हम लोग इवोल्यूशन के बारे में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, या पहले पढ़ भी चुके हैं क्लास 10th में, तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले अर्थ पर जो है कि मॉलिकुलर इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बायो मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हुए। तो ये उन्हीं बायो मॉलिक्यूल्स के यूनिक एग्रीगेशन की बात हो रही है। एग्रीगेशन मतलब कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन इन द सेंस ऑफ द इंटरेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन, उसको एग्रीगेशन कहेंगे। और यूनिक इसलिए क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन ही लाइफ को डिफ़ाइन करता है। जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कंबाइंड हों कि वो एक दूसरे, उनके जो प्रोसेस है, उनका जो फंक्शन है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसी को हम लोग यूनिक एग्रीगेशन कहते हैं। और तभी उस चीज़ को, उस ऑर्गेनिज़म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़म कह सकते हैं। उस मटेरियल को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़म कह सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप लोग जानते हैं, देख सकते हैं वायरस का। अगर हम लोग देखें तो वायरसेस जो हैं वो केवल न्यूक्लिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बस केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक मटेरियल। कुछ वायरसेस में प्रोटीन के अलावा भी और ऊपर से लिपिड की या और दूसरे मटेरियल की लेयर होती है, लेकिन एक जनरल बात करें तो वायरस जो है प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तब उनके ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए जो भी है उसके अंदर, वायरस का जो वो डीएनए और आरएनए और प्रोटीन है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन करता है। डीएनए का फॉर्मेशन प्रोटीन से, प्रोटीन का फॉर्मेशन डीएनए से, ऐसा होता है, तो भी वो लिविंग कहलाता है। ठीक है, और ऐसे कोई भी प्रोसेस जो एक लिविंग सेल के अंदर हो रहे हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन और चेंजिंग वो हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द टर्म यूज्ड टू डिफाइन दीज रिएक्शंस इन ए कम्युलेटिव वे इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में रिजल्टिंग बहुत से मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होती है, बहुत से मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होता है, मेटाबॉलिज्म में सब कुछ आता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? ठीक है, यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ग्रोथ है द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल
बाई सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड ग्रोथ, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ की डेफिनीशन, कि सेल का नंबर और मास बढ़ना ही कहलाता है ग्रोथ। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है तो यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं तो वो ग्रोथ है, मास बढ़ रही है वो ग्रोथ है, ठीक। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि हमें नॉन लिविंग में भी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। ये देखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। मास का बढ़ना, यहाँ हमने देखा कि डेफिनीशन ग्रोथ की यही बताई गई कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर। तो जब मास बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो वो लिविंग है, ठीक है, ग्रोथ है। और वो ग्रोथ है तो लिविंग है। हम लोग ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, ये हमें बचपन में पढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्लियर एक दिया गया बात कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स हो गए। जैसे आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान के इलाके में जब हवा चलती है तो रेत के टीले, सैंड माउंट्स बनते हैं, और जब हवा चलती है तो एक जगह से वो कम होते जाते हैं और दूसरी जगह बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ बढ़ रहे हैं वो ग्रोथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग है, हम सब जानते हैं। इसीलिए कहा गया ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोन, यानी कि केवल ग्रोथ से ही हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एक चीज़ और, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो एट ऑल, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स reproduce by means of formation of new individuals from their parent, either sexual or asexual reproduction, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन कहीं कभी कभी ये देखिए यहाँ पर देयरफॉर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ नो डिस्टिंक्शन इन द यूजेस ऑफ द टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन है फिलामेंटस सेल की। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही बात है। किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल की एक साइज़ फिक्स होती है, वो उससे बड़ी सेल तो होगी नहीं। तो जब उसको ग्रो करना है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का एक कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, एक जैसा ही है। इसीलिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी कहा गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में वैरायटी ऑफ केमिकल बायोकेमिकल चेंजेस जो कि सेल के अंदर होते रहते हैं, उनके बारे में बताया गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। और एक बात क्लियर ये लिखी कि लिविंग थिंग्स डू नॉट metabolize, living things do not metabolize, all non-living things do not metabolize, all living organisms show metabolism, ठीक है। metabolic reactions be mimicked under in vitro condition। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक डिफाइनिंग फीचर बनाया गया ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही बने हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। एंड तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ अवेयरनेस कहिए, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ लिखा क्लियर कर दिया गया, ठीक है, कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेंस नहीं हो सकता, अपने आप सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयर ऑफ हिम सेल्फ की कहाँ है, क्या है, उसके आसपास क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करें, ऑल
organisms which live on earth together make up the natural diversity of life in the world. This natural diversity of life on the earth is generally called biological diversity और biodiversity. अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड 1.7 to 1.8 मिलियन. ये निश्चित ही डेटा बहुत साल पुराना है और एक एस्टिमेशन है कि करीब 125 बिलियन स्पीसीज अर्थ पर होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इधर प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी स्पीसीज होंगी अंदाज़ा है. तो इन सभी स्पीसीज़ को या इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में नहीं करेंगे तो मुश्किल है ना. इसीलिए इसे टैक्सोनॉमी का वो किया गया, इन टैक्सोनॉमी वर्ड दिया गया या टैक्सोनॉमी शुरुआत की गई. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ये टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है. और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, टैक्सोनॉमी में क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम सिस्टमेटिकली ग्रुप्स में अरेंज करेंगे. ग्रुप में एक ग्रुप बनाया जाएगा, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में, डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में. और उस ग्रुप में डिवाइड करने के लिए ज़रूरी क्या है? उनका कैरेक्टराइजेशन, मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, किस किस के बेसिस पर हम लोग उनको अलग कर सकते हैं, किस किस के कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उनको सेम ग्रुप में डाल सकते हैं. उन सारे कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, अब उस कैरेक्टर के बेसिस पर नए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये ऑर्गेनिज़म पहले जैसा है या अलग है. फिर उसका नॉमेनक्लेचर करना. नॉमेनक्लेचर में भी ज़रूरी ये है कि ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो. ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्लासीफाई करना, ग्रुप में डिवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ठीक है, अब इस टैक्सोनॉमी को ही और अच्छे ढंग से बनाने के लिए हमारे पास एक और ब्रांच है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक्स. Systematics is the branch of science that deals with the identification, nomenclature and classification and evolutionary history of organisms. अब टैक्सोनॉमी से बढ़कर और एक चीज़ जोड़ दी गई सिस्टमेटिक में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मतलब अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें तो ये ध्यान में रखते हुए करें कि इवोल्यूशन का एक पैटर्न बनता चला जाए क्लासिफिकेशन में. जैसे उस ग्रुप को, उस क्लास को, उस ऑर्गेनिज़म के ग्रुप को सबसे पहले हम लोग स्टडी करें या सबसे फर्स्ट नंबर पे रखें जो सबसे पहले अर्थ पर आए. फिर उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे क्लासेस बढ़ती चले जाए, आगे स्टडी होती चली जाए. दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक. सिस्टम में जैसे हम सिस्टमेटिक्स की बात करें, जैसे एजुकेशन सिस्टम है तो एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट हम 11th या 12th नहीं पढ़ गए. एजुकेशन सिस्टम में हम लोग क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं या और नर्सरी, प्री केजी से स्टार्ट करते हैं, जो भी. सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स फिर लिखना सीखते हैं, पहचानना सीखते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं. तो उसी तरीके से सिस्टमेटिक्स में जब हम ऑर्गेनिज़म के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की ज़रूर बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाए. ठीक है, ये टैक्सोनॉमी जो है टर्म, ये AP डी कैंडोले ने 1813 में सबसे पहले दिया था. ठीक है, सिस्टमेटिक्स लिनियस ने अपने बुक में, सिस्टीमा नेचरी बुक उन्होंने लिखी थी, लिनियस, कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने बुक लिखी थी. उसमें इन्होंने ये वर्ड सबसे पहले सिस्टमेटिक्स यूज़ किया था. उसके बाद न्यूओ सिस्टमेटिक्स वर्ड आया. न्यूओ सिस्टमेटिक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ किया गया, उसमें मॉडिफाई किया गया, जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड करते हैं. ये जूलिया हक्सले ने 1940 में दिया था.
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई करना, जहाँ की वो, जिससे कि क्लासिफाई करने में आसानी हो। क्लासिफिकेशन मतलब उसको उस ग्रुप में रखना जिस ग्रुप में है, जिस ग्रुप के अन्य ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, उस ग्रुप में रखना क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन फिर उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करना, यानी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना, ठीक है। फिर नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के लिए लोकल नाम है, जैसे लोकली यूज्ड नेम्स हैं, जैसे बहुत से चीज़ होते हैं। सिंगल नेम, अ सिंगल लोकल नेम इज़ ऑफन यूज्ड फॉर मैनी स्पीसीज़। बहुत से ऐसे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि मैंगो नेम है, मैंगो, ठीक है, या आम है। हमारे हिंदी में हम लोग मैंगो, आम के अलग अलग नाम, अलग अलग वैरायटी के नाम हम लोग बोल सकते हैं, जैसे दशहरी आम है, रामकेड़ा है, लंगड़ा आम है ना। इस तरीके से अलग अलग हिंदी में नाम देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए कॉमन एक मैंगो है, सब के लिए मैंगो है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात करें, भाई एक साइंस, एज अ साइंस स्टूडेंट हमारे लिए तो वो सभी अलग अलग हैं, क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। भले ही पेड़ एक जैसे दिखते हैं हमें, लेकिन फल अलग अलग है ना, यानी सारे प्लांट्स, सारे मैंगो अलग अलग हैं, तो नाम भी अलग अलग होना चाहिए, जैसे हिंदी में, अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। इसीलिए उस लोकल नेम को हटाकर, है ना, एक साइंटिफिक नेम के लिए अप्रोच किया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही अप्रोच किया गया साइंटिफिक नेम के लिए। साइंटिफिक नेम, दीज आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, ठीक है। इसके लिए अलग अलग वो बनाए गए हैं रूल्स बुक, या कहिए रूल्स बनाई गई हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो अलग अलग बनाए गए हैं। अच्छा, जैसे वायरल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कई वायरस हैं। रिसेंटली एक कोरोना वायरस बहुत फेमस हो गया है, तो कोरोना वायरस का नाम जैसे जो दिया गया है ना, मोस्टली सबसे कॉमन नाम है, मतलब आज की डेट में सबसे कॉमन नाम है वायरस का कोरोना वायरस। लेकिन जिस वायरस की आज की डेट में चर्चा है, या जो वायरस पेंडेमिक हो रहा है, उसका एग्जैक्ट नाम दिया गया है कोविड-19, कोरोना वायरल डिजीज़ 19, कोविड-19 नाम दिया गया है। ये एक टाइप ऑफ कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक तरीके से एक ऐसे वायरस के ग्रुप को कहते हैं जिसके प्रोटीन के चारों तरफ लिपिड की एक लेयर होती है, और उस लिपिड की लेयर में से कुछ प्रोटीन के स्पाइक्स निकले होते हैं। आप देख रहे होंगे, जहाँ भी आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा होगा कोरोना वायरस का, तो सब पे स्पाइक्स नज़र आ रहे होंगे, वो एक्चुअली प्रोटीन के स्पाइक्स हैं। और लिपिड की एक लेयर होती है, उसके लिपिड की लेयर के अंदर एक प्रोटीन का कोट है, कैप्सिड प्रोटीन है, उसका कोट है, और उस कैप्सिड प्रोटीन के अंदर उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए है। तो अब इस वायरस को हम लोग रेट्रोवायरस या आरएनए वायरस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए दिया है, आरएनए है। तो नॉमेनक्लेचर वायरस का जो नॉमेनक्लेचर का रूल दिया गया कि या तो उसके जेनेटिक मटेरियल पे नाम दीजिए, या तो वो जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उस पर नाम दीजिए, या फिर उसके स्ट्रक्चर पर नाम दीजिए, इस तरीके से। तो कोरोना वायरस, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ कोरोना वायरस। जो हम लोगों को नॉर्मल कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है ना, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, जिसका वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी एक टाइप ऑफ कोरोना वायरस है, लेकिन ये उतना हार्मफुल नहीं है, ये इतना हार्मफुल नहीं है जितना ये कोविड-19 वायरस है। कोविड-19 वायरस ज़्यादा हार्मफुल है उसी
कैटेगरी का, उसी फैमिली का। जैसे अगर एक बात करें कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 10 सदस्य हैं और उनमें से वो 10 सदस्य बहुत गुस्से वाले हैं, किसी के साथ भी आसानी से झगड़ा कर लेते हैं, जो भी होता है। लेकिन उनमें से कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, जो घर में भी झगड़ा कर सकता है, बाहर भी झगड़ा कर सकता है, जो खूब एकदम क्रिमिनल टाइप का हो जाता है। तो ये जो इस समय पेंडेमिक डिजीज़ है कोविड-19, ये उसी कोरोना वायरस फैमिली का एक ऐसा मेंबर है जो कि बहुत ही वायरुलेंट है, बहुत ही उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा, है ना। और ये कंट्रोल के बाहर है अभी तक फ़िलहाल, इसीलिए ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस कहते हैं। अभी 2013 में 2003 में भी एक इसी तरीके का वायरस आया था, कोरोना फैमिली का ही वायरस आया था, सार्स वायरस, सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आप लोग उस वायरस के बारे में पढ़िए, खोजिए, नेट पर सर्च करिए सार्स के बारे में। उस वायरस की पिक्चर, फ़ोटोज़ भी, इमेजेस भी आपको इसी तरीके से मिलेंगी जैसे कोरोना वायरस की है। लेकिन वो वायरस भी कंट्रोल हो गया था, किसी फैमिली का था, वो कंट्रोल हो गया। उसी तरीके से स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, वो भी इसी फैमिली का है। वो भी थोड़े ज़्यादा वायरुलेंट टाइप के थे, लेकिन वो भी कंट्रोल जल्दी हो गए। ये कोविड-19 वायरस जल्दी कंट्रोल नहीं हो रहा है। खैर, तो नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग, प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कोड है, एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कोड है, और वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए वायरल नोमेनक्लेचर कोड है, और बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर कोड है। ठीक है, अलग अलग कोड दिया गया है। कैरोलस लिनियस ने, जैसा कि पता ही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अपनी बुक में, है ना। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में उन्होंने कहा कि ईच साइंटिफिक नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम दैट इज़ नेम ऑफ द जीनस, एंड स्पीसीज स्पेसिफिक नेम दैट इज़ नेम ऑफ स्पीसीज। एग्जाम्पल, मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इज़ द जीनस ऑफ मैंगो एंड इंडिका इज़ द species of mango. Lin word indicates that the nomenclature was first described by the Linnaeus. ये जो इंडिका स्पीसीज़ है, ये लिनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब की थी। जो भी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनको कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था या डिस्क्राइब किया था, उसके आगे लिन लिखा हुआ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं VER लिखा होता है। VER मतलब वो एक क्या कहते हैं कि वो वेज उसमें आता है, क्या कहते हैं, जो क्या कहेंगे, वो एक ऐसी वाइल्ड वैरायटी है जो कि मेडिसिन के यूज़ में आती है। ठीक है, रूल्स दिए हुए हैं। साइंटिफिक नेम जनरली हैज़ 2 कंपोनेंट्स इन लैटिन और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। लैटिन इसलिए यूज़ किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज एंशियंट ग्रीस में बोली जाती थी, जो बहुत पुराने ग्रीस हैं वहाँ पे पहले बोली जाती थी। और अब क्योंकि उस लैटिन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग या तो पूरी तरीके से अर्थ पर नहीं पाए जाते, या बहुत कम लोग हैं जो लैटिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और जब हम किसी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते तो उस लैंग्वेज के वर्ड्स में कोई भी डिफेक्ट या परिवर्तन आने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए लैटिन को यूज़ किया जाता है, लैटिन वर्ड्स को, क्योंकि इस वर्ड के मीनिंग्स, इस वर्ड इन लैटिन जो भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। मैंगीफेरा का मतलब जो लिनियस के समय था वो आज भी है, और वो 100 साल बाद भी रहेगा। मैंगीफेरा का मतलब वही रहेगा। इंडिका का मतलब जो उस समय था, इंडिका का मतलब आज भी वही रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को करेगा, और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीसीज़ को करेगा। ठीक है, सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल ये कहता है कि इसको इटैलिक्स में प्रिंट करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीफेरा यहाँ मैंने इटैलिक्स में प्रिंट किया हुआ है, थोड़ा तिरछा जो फॉन्ट होता है उसको इटैलिक्स कहते हैं। अगर हम इटैलिक्स में प्रिंट नहीं कर सकते तो हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है,
और दोनों नेम के बीच में गैप है। देखिए जेनरस नेम और स्पीसीज़ नेम के बीच में गैप भी होना चाहिए, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो जीनस का नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन स्पीसीज़ का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। वो बाकी सारे लेटर, केवल जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल ही रहेंगे। ठीक अब उसके बाद जो भी ऑथर हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं जिसने उस स्पीसीज़ को जोड़ा, खोजा, उनको हम लोग नॉर्मल रोमन लेटर में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिन लिखा हुआ है उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आप लोग देखें, नेक्स्ट रूल, उसके बाद जो रूल दिया गया। ठीक है, ये रूल में कहा गया कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैव ओनली वन करेक्ट नेम। जो भी ग्रुप है उस ग्रुप का जो नाम होगा वो एक ही होगा। जैसे अगर हम मैंगीफेरा जीनस कह रहे हैं तो वो जीनस मैंगीफेरा किसी और जीनस को हम लोग नहीं दे सकते। बात समझ में आई? बात को समझिएगा, अगर हमने मैंगीफेरा मैंगो के जीनस को दिया तो सेम नेम, सेम मैंगीफेरा नाम हम किसी दूसरे जीनस को नहीं दे सकते, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। एनिमल में भी जैसे अगर हमने होमो नाम दिया, ह्यूमन बीइंग के साइंटिफिक नेम को होमो सैपियंस है, तो होमो जो है वो जीनस है, तो होमो जीनस ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी और के जीनस में, किसी और के क्लासिफिकेशन में, किसी और जीनस में होमो टर्म या होमो नेम नहीं आएगा। ठीक है, द नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड ईजी टू प्रोनाउंस। ये रूल तो है, लेकिन अब क्या करेंगे, इस रूल से हम लोग, अगर कभी कभी होता है बहुत से नाम ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं लेडी फिंगर जो है, लेडी फिंगर का नेम आप लोग सभी जानते हैं। साइंटिफिक नेम लेडी फिंगर का है एबिलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। ये 7th रूल में कहा गया कि साइंटिफिक नेम छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। इजी टू प्रोनाउंस में ही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हम लोग कर बैठते हैं। ये हम लोगों के साथ होती है, ऐसा नहीं कि हम ही लोगों के साथ, जिनकी भी मदर टंग इंग्लिश नहीं है उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। तो इस रूल को अगर हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट इग्नोर करते ही हैं इस रूल को, है ना, लेकिन अगर सही ढंग से अगर आप एक बार पढ़ जाएंगे तो फिर याद हो जाएगा, तो फिर आप बोल भी सकते हैं। जैसे मैं बड़े आराम से बोल लेता हूँ एबिलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, बड़ा अच्छा सा नाम है एबिलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो का नाम है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा है। अनियन का नाम है, ठीक है, पाइजम सटाइवम है। स्वीट पी, आप लोग गार्डन पी का नाम है, सॉरी स्वीट पी नहीं, गार्डन पी का नाम है पाइजम सटाइवम, ये आप लोग जानते हैं पहले से, है ना। तो अच्छा, पाइजम सटाइवम और ओराइजा सटाइवा, ये दो को अगर हम देखें और रूल नंबर 6 को देखें तो क्लियर हो जाएगा। ओराइजा सटाइवा है और पाइजम सटाइवम है, नाम बदल दिया गया। ये लिखा ना, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम। तो सटाइवम और सटाइवा दो अलग अलग स्पीसीज़ को सेम टर्म नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए एक में सटाइवा किया, एक में सटाइवम किया। ठीक है, खैर टैक्सोनॉमी, अब जब नॉमेनक्लेचर की बात आई, क्लासिफिकेशन की बात आई, तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ की बात आई। जैसे जब हम टैक्सोनॉमी को वो करते हैं, क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो कैटेगरीज़ आती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने 1956 में सबसे पहले टैक्सॉन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, है ना। टैक्सॉन वर्ड एज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग असाइंड अ डेफिनिट कैटेगरी। मतलब क्लियर समझिए कि एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ग्रुप मतलब क्लासिफिकेशन करते समय जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं, है ना,
जैसे ये क्लास 1, ये क्लास 2, ये क्लास 3, इस तरीके से उस ग्रुप की बात करें तो एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल ग्रुप जो कि इस कैरेक्टर्स पे बनाया गया हो, ताकि हम उसको एक कैटेगरी बना सकें, मतलब उस ग्रुप के डेफिनीसन पर, उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उसमें ग्रुप किया जा सके। ऐसा ना हो कि केवल एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग से ग्रुप बनाए। जब भी ग्रुप बनेगी तो ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बनेगा। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप हम बना पाते हैं जो ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए है, तब तो उसको हम लोग टैक्सॉन या लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे, या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं हम लोग उसी को, है ना। तो कैरोलस लिनियस ने हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। सबसे पहले जब ये देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा ग्रुप स्पीसीज़ है, उससे बड़ा ग्रुप जीनस, उससे बड़ा ग्रुप फैमिली, उससे बड़ा ग्रुप ऑर्डर, उससे बड़ा ग्रुप क्लास, उससे बड़ा ग्रुप फाइलम, और प्लांट्स के केस में डिवीज़न, और उससे बड़ा ग्रुप किंगडम। समझिए, सबसे छोटा ग्रुप स्पीसीज़, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जिन ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज़। फिर अलग अलग स्पीसीज़, जैसे एक स्पीसीज़ और दो स्पीसीज़, दो अलग अलग स्पीसीज़ है। जैसे एग्जांपल हम देखें कि टाइगर और लॉयन की बात करें, टाइगर और लॉयन दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए एक का स्पीसीज़ है टिग्रिस और एक का स्पीसीज़ है लियो। लॉयन का स्पीसीज़ लियो, टाइगर का स्पीसीज़ टिग्रिस। दोनों की स्पीसीज़ अलग अलग हो गई क्योंकि दोनों में अंतर है। सारे टाइगर टिग्रिस स्पीसीज़ में आ गए, सारे लॉयन लियो स्पीसीज़ में आ गए। उसके बाद हम लोग जीनस की बात करें तो टाइगर और लॉयन में कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। दोनों का मुंह एक जैसा है, दोनों का शरीर की बनावट एक जैसी है, इसलिए उसका दोनों का जीनस सेम कर दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड पैंथेरा। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लॉयन पैंथेरा लियो। समझिए, स्पीसीज़ सबसे छोटा ग्रुप जिसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब अलग अलग स्पीसीज़ जहाँ डिफरेंस है लेकिन थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, उनको हम लोग जीनस कहेंगे। फिर अलग अलग जीनस, जैसे पैंथेरा एक जीनस हो गया, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि अगर हम लोग उसकी बात करें, कैट की बात करें, तो फेलिस एक जीनस हो गया। फेलिस और पैंथेरा ये दो जीनस हो गए। एक जीनस कैट का हो गया फेलिस, और एक टाइगर और लॉयन का जीनस हो गया पैंथेरा। इन दोनों जीनस को मिलाकर एक फैमिली बनाई गई, ठीक है, दैट इज़ कैट फैमिली, हम लोग उसको कहते हैं, कैट फैमिली कहते हैं, ठीक है। जो कि कैट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब को कैट फैमिली में रखा जाता है। उसके बाद उससे बड़ा होता है फिर ऑर्डर, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, जैसे कैट फैमिली, डॉग फैमिली, ये जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उन सब को रखा गया एक ऑर्डर में, कार्निवोरा ऑर्डर में। फिर अलग अलग ऑर्डर को रखा गया क्लास में, ठीक है। जैसे कार्निवोरा एक ऑर्डर हो गया कार्निवोरस का, है ना। प्राइमेटा ऑर्डर हो गया ह्यूमन बीइंग का, और मंकीज़ का, और एप्स का, ठीक है। तो उन सब को मिलाकर रखा गया मैमल्स में। सिमिलर, एक छोटी सी डिफरेंस, एक छोटा सा सिमिलैरिटी है, एक दो सिमिलैरिटी है, इसलिए उनको एक क्लास में रखा गया। अब अलग अलग क्लासेस को उठाकर एक फाइलम में रखा गया, जैसे मैमेलिया क्लास हो गई, रेप्टिलिया क्लास हो गई, एम्फीबियन क्लास हो गई, पीसीज क्लास हो गई। इन सभी क्लासेस को एक फाइलम में रखा गया, दैट इज़ कॉर्डेटा। और फिर इस कॉर्डेटा फाइलम, इसी तरीके से और ढेर सारी अलग अलग फाइलम होती हैं कॉर्डेटा के अलावा, एनेलिडा, मोलस्का, इन सभी फाइलम को मिलाकर एक किंगडम बनाई गई, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेलिया, ठीक है। तो डिफरेंट ये हैं सभी के ना, ये डेफिनीशन इधर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उधर स्पीसीज़ का था, फिर ये जीनस, फैमिली, है ना, ये स्पीसीज़ का डेफिनीशन है, स्पीसीज़ की डेफिनीशन, फिर उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, फिर किंगडम, ठीक है। फिर ये बात आती है टैक्सोनॉमिकल एड्स की, कि क्या
ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टैक्सोनॉमी में या ऑर्गेनिज़म्स के क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनिज़म्स के आइडेंटिफिकेशन में, ऑर्गेनिज़म्स के नोमेनक्लेचर में जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उनको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक इस तरीके की शीट होती है, एक पेपर शीट पे प्लांट्स और प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करके, इट इज़ ए डिपॉजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस इन ड्राई कंडीशन। प्लांट के फ्लावर को, प्लांट की लीव्स को, प्लांट के रूट्स को, स्टेम को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं और उनको पेपर पे पेस्ट करके रखते हैं। जैसे देखिए प्रोसीजर दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, प्रेसिंग एंड ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर, स्टेरिलाइजेशन बाई और पॉइजनिंग, मतलब ताकि उस पर फंगस ना लग जाए। माउंटिंग, पेपर पे लगाते हैं, पेपर पे लगा के लेबल करते हैं, उसका नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फैमिली, कहाँ से कलेक्ट किया गया, कब कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, सब कुछ, और उसके बाद उसको फिर शीट को स्टोर करके रख लेते हैं। हर्बेरियम हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन एक लाइव कलेक्शन ऑफ प्लांट्स है, जहाँ पे कि प्लांट्स को रखा जाता है जिंदा, और हर प्लांट को लेबल किया जाता है कि वो प्लांट किस फैमिली का, किस ग्रुप का, किस क्लास का, किस ऑर्डर का है। ठीक है, उसको उस तरीके से लेबल किया जाता है प्लांट्स को, उसको हम लोग बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये इन वर्ल्ड में 600 से ज़्यादा बॉटनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। ठीक है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड है। ठीक है, बॉटनिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है इसको। और इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। ठीक है, और इंडिया में तिरुवनंतपुरम केरला में ट्रॉपिकल गार्डन भी बनाया गया है। ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन यानी ट्रॉपिकल प्लांट्स जहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए, पॉज कर के देखिए, और इसके बाद आप NCERT बुक ज़रूर पढ़िएगा। आपके पास कोई भी बुक हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT बुक ज़रूर पढ़िए। किसी और बुक को भी पढ़ सकते हैं आप, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी और बुक को मत पढ़िए, लेकिन NCERT की बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि NCERT की बुक इज़ द बेसिक। ठीक है, वहाँ से बहुत सी चीज़ें और भी निकल कर आएंगी। वैसे मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस नोट में NCERT की सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँ, उससे ज़्यादा भी हैं इसमें, लेकिन अगर कोई चीज़ छूट भी गई होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप लोग वॉइस मैसेज से, आप लोग वीडियो मैसेज से, या आप लोग टेक्स्ट मैसेज से, कैसे भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा ईमेल आईडी दोनों मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।